ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुभा सुंदर भाई। उनका निकनेम चिंटू है और वो एक बहुत ही पैशनेट मोटरसाइकिल राइडर और ट्रैवलर भी है। चिंटू बताते हैं कि मुझे ये भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सब पर भरोसा नहीं होता है। जब भी कोई मेरे से इनके बारे में बात करता है तो मैं उसका मजाक उड़ा दिया करता। मुझे लगता है कि ये सब बस लोगों के दिमाग का वहम है। पर फिर आता है 6 जनवरी 2022 का दिन। अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चिंटू आंध्र प्रदेश के एक वैली को क्रॉस कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने अपने दोस्त को बोला कि भाई हम इतने सुंदर वैली से क्रॉस कर रहे हैं, मेरे एक फोटो निकाल दे। दोस्त ने फोटो तो निकाल दी। फोटो निकाल के वो चुपचाप पीछे बैठ जाता है और पीछे बैठ के उस दोस्त ने मोबाइल की गैलरी खोल के फोटो स्क्रॉल करने लगा और तभी उसकी नजर चिंटू के एक फोटो पर टिक गई। ये कोई आम फोटो नहीं था भाई। अब इसके बाद से ही आगे जो कुछ भी हुआ इनके साथ उस रास्ते पे, उसने चिंटू के मन में जो ये भूत प्रेत के एग्जिस्टेंस को लेके वहम था ना, उसे हमेशा के लिए क्लियर कर दिया। इस रूह कपाने वाली कहानी को हमेशा शेयर किया है सुबह उर्फ चिंटू भाई, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी कोरापुट टाउन से ही सुबह ने ग्रेजुएशन वगैरह किया था और यहीं पर इनके एक दोस्त भी बने थे जिनका नाम है रॉनी। तो सुबह और रॉनी अक्सर मोटरसाइकिल लेके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने निकल जाया करते। ये फ्रेंड होने के साथ साथ एक ट्रैवल बडी भी थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को साथ में एक्सप्लोर किया था। अब इसी बीच जब इन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब इनका प्लान बनता है कि यार ओडिशा के बाहर भी थोड़ा सा घूम के आते हैं। इन्होंने थोड़ा सा सर्च किया कि कहाँ पर जाना अभी सही रहेगा, तो इनको बेस्ट सजेशन लगता है अराकू वैली। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये ओडिशा बॉर्डर के बहुत ही करीब है। मैं भी जब अपने ऑल इंडिया राइड पर था तब मैंने अराकू वैली को क्रॉस किया था। वहां पर 2 दिन स्टे भी लिया था मैंने। बहुत ही प्यारी और एक ना एकदम रॉ वाइब देती है वो जगह। बेसिकली अराकू में 10-15 तरीके के ट्राइब्स पाए जाते हैं और जो ये पूरी ट्राइब है ना, ये अपने भरण पोषण के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जो अराकू वैली के फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उन पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। रॉ हनी, मसाले, काजू, कॉफी और आयुर्वेदिक तेल, ये 4-5 चीजें मैंने बहुत प्रोमिनेंटली देखी जो यहाँ के ट्राइबल लोग बेचते हैं और उसी को बेच के अपनी अर्निंग करते हैं। तो शुभा और रॉनी ने सोचा कि यार चलो हम लोग अराकू वैली चलेंगे, 2-3 दिन वहाँ पर अपना राइड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे कोरापुट। पर ये जो ट्रिप थी ना, ये शुभा के माइंडसेट को, इनके बिलीव सिस्टम को एकदम हिला के रख देने वाली थी। इनका प्लान था कि हम अराकू जाएंगे और वहां पर रुक के एक्सप्लोर करने के बाद रात को अराकू से निकलेंगे कोरापुट के लिए। तो ये दोनों 6 जनवरी 2022 को एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल जाते हैं कोरापुट से अराकू वैली। कोरापुट से अराकू की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। ये लोग आराम से दोपहर के 12 बजे तक वहाँ पे पहुँचते हैं। इन्होंने अगले 2 दिन तक रुकने के लिए एक रिजॉर्ट में बुकिंग कराई थी। वहाँ पर रुक के इन्होंने आसपास की पूरे जगह को एक्सप्लोर किया और अब फाइनली टाइम आ गया था इनके वापस कोरापुट आने का। अब यहाँ होता ये है कि अराकू का जो कॉफी म्यूजियम था उसमें ही रॉनी के कुछ पुराने दोस्त उसे मिल गए। अब उनके साथ बातचीत करने लगे ये दोनों और आसपास की जो जगह थी उसको एक्सप्लोर करने लगे और इसी चक्कर में इनको शाम के 7 बज जाते हैं। पर उसी दिन 8 जनवरी को ही इनका कोरापुट पहुंचने का भी प्लान था और फाइनली रात के 9:30 बजे डिनर वगैरह करके इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो धीरे धीरे राइड करते करते हम अराकू से कोरापुट पहुंच जाएंगे। सिर्फ 140 किलोमीटर का ही तो डिस्टेंस है, क्या दिक्कत है। अब उस जनवरी की सर्द रात में जितना इन्होंने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा कोहरा और ठंड हो रखा है। इन लोगों ने जैकेट, ग्लव सब कुछ पहना और धीरे धीरे अराकू वैली से निकल के कोरापुट की ओर बढ़ने लगे। अब अराकू के उस घने जंगल को क्रॉस करते करते इनको रात के 12:30 बज जाते। करीब 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने के बाद ये लोग नंदपुर नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं। अब होता ये है कि घना कोहरा होने की वजह से और गूगल मैप में कुछ कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण जो रास्ता इनको नंदपुर से डायरेक्ट कोरापुट पहुंचा था वो रास्ता छोड़ के नंदपुर के स्टार्टिंग से ही डाइवर्जन था। एक रास्ता तो जा रहा था कोरापुट के लिए और दूसरा एक रास्ता आगे की ओर जा रहा था। इन लोगों ने वो कोरापुट वाला रास्ता ना लेकर एक दूसरे रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल निकाल दी। अब वो रास्ता और भी ज्यादा डेंस था, दोनों साइड घने जंगल। ये लोग धीरे धीरे उस कोहरे के बीच अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे। करीब 30-40 मिनट मोटरसाइकिल राइड करने के बाद इनको एहसास होता है कि यार हम तो ये गलत रास्ते पर आ गए। वो रास्ता उन्हें कोरापुट पहुंचा तो रहा था पर एक लंबे रूट के थ्रू। जब इन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तब इन लोगों ने मैप चेक किया। मैप में दिखा रहा था कि एक जगह आएगा आगे दुदुमा, दुदुमा से फिर आगे जाके जयपुर और जयपुर होते हुए फिर ये कोरापुट पहुंचते। इनको लगा कि यार हम फालतू में 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे, वैसे ही इतनी ठंड हो रही है, कोहरा भी पड़ रहा है। सुबह ने पीछे बैठे अपने दोस्त रॉनी को बोला कि भाई हम तो ये गलत रास्ते पर आ गए यार, इतना लंबा पड़ेगा, अभी क्या करें, वापस चले क्या। तब रॉनी बोलता है कि भाई क्या दिक्कत है, 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, चलते हैं ना इसी रोड पे, इसी बहाने हमारा नाइट राइड भी हो जाएगा
और इस रोड पे ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार ऐसे चलने में, इसलिए चलते हैं। सुबह को भी लगा कि यार ठीक है चलो, रोनी बोल रहा है तो मान जाते उसकी बात। जब ये लोग उस दुदुमा वाले रास्ते पर थोड़ा सा और आगे गए तब इन्होंने पाया कि इनके अलावा कोई भी और मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चल रही है। ये उस रास्ते पर एकदम अकेले हैं और उसका एक कारण भी था। दुदुमा एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर लोग दिन के टाइम ही आते हैं। दोनों साइड जंगल है और बीच से कंक्रीट रोड पास हो रही है, तो ऑब्वियस है कि रात के टाइम वहां पर कोई पिकनिक बनाने तो आएगा नहीं। ये अपनी इकलौती उस मोटरसाइकिल की रोशनी में धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर उस रास्ते पर चलने के बाद अचानक रोनी पीछे से बोलता है कि अरे चिंटू मोटरसाइकिल रोक तो, वो जंगल से कुछ आवाज आ रहा है। चिंटू थोड़ा सा आगे जाके मोटरसाइकिल स्लो करता है। तब रोनी ने फिर से बोला कि भाई वो जंगल के अंदर कोई पेड़ काट रहा है। अब चिंटू ने यहाँ पर हेलमेट पहना हुआ था तो उसे बहुत क्लियरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर रोनी साफ साफ सुन पा रहा था कि कोई कुल्हाड़ी से किसी पेड़ की टहनी काट रहा है। यहाँ पर जब चिंटू ने मोटरसाइकिल रोकी तो ये पीछे मुड़ के फिर रोनी से बोलता है कि भाई अभी तू नींद में है इसलिए तुझे ऐसा वहम हो रहा है। और ऐसा बोल के चिंटू हंसने लगा। उसे लगा कि रोनी शायद इसे डराने के लिए मजाक कर रहा है। ये लोग वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोई 10-12 सेकंड के बाद ही पीछे से रोनी इसके कंधे पे टैप करता है कि भाई रोक। जंगल से लकड़ी काटने की आवाज बहुत तेज हो गई है। यहाँ पर चिंटू मोटरसाइकिल रोक के अपना हेलमेट थोड़ा सा ऊपर करता है और जब चिंटू ने अपना हेलमेट ऊपर किया तो इसे भी उस जंगल से किसी की लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। और इस बार लकड़ी काटने की आवाज के साथ साथ ना किसी के कराहने की भी आवाज सुनाई दे रही थी दोनों को। पीछे से रोनी बोलता है कि भाई गाड़ी एकदम तेज भगा, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से। चिंटू मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलाने लगता है, बोलता है कि भाई कितना तेज भगाऊं, आगे इतना कुहासा हो रखा है यार, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये इनकी उस ट्रिप की रियल वीडियो है। चल 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 चल। जब दोनों ने वो लकड़ी काटने के साथ साथ कराहने की आवाज सुनी उसके जस्ट बाद की वीडियो। अब इस कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही 5-7 किलोमीटर राइड करने के बाद रोनी पीछे से बोलता है कि भाई मोटरसाइकिल साइड में लगा, मुझे सुसु आ रहा है। चिंटू ने बोला कि हाँ ठीक है भाई रुकता हूँ, मेरे को भी आ रहा है सुसु। ये अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करता है, दोनों सुसु करते हैं। और फिर चिंटू बोलता है कि रोनी ऐसे रास्ते पर यार हम रात को पहली बार राइड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे एक फोटो निकाल दे। और रोनी चुपचाप चिंटू की फोटो क्लिक करके फोन अपने जेब में रख लेता है। ये लोग दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और कुछ आगे चलने के बाद रोनी फोन निकाल के वो फोटोज स्क्रॉल करने लगता है। और वो फोटो स्क्रॉल करते करते इसने अचानक चिंटू के कंधे को स्क्वीज किया और बोला कि चिंटू मोटरसाइकिल स्लो कर दो भाई, ये देख तेरा फोटो। और भाई साहब जैसे ही चिंटू वो फोटो देखता है वो एकदम थर-थर कांपने लगता है उसी जगह पे। जो फोटो रोनी ने क्लिक की थी ना चिंटू की, उसमें चिंटू के साथ साथ उसके जस्ट बाजू में ऊपर एक और फिगर थी जिसका सर नहीं था। अभी वही फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चिंटू एकदम पैनिक करते हुए बोलता है कि यार ये कौन खड़ा है मेरे बाजू में। तब यहाँ पर रोनी बोलता है कि भाई सुन सुन सुन, ऐसे डर मत, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो बस आगे जल्दी जल्दी चलते रहे। चिंटू यहाँ पर पैनिक करते करते अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता है और जो रोनी था पीछे ये ना चिंटू को दूसरी बातों में उलझा के डाइवर्ट करने लगा। ये चिंटू से अपने पुराने ट्रिप्स के बारे में, अपने कॉलेज डेज के बारे में बात करने लगा ताकि चिंटू उस फोटो के बारे में कुछ ना सोचे, इसका ध्यान मोटरसाइकिल चलाने पे रहे बस। और तकरीबन 30-35 मिनट चलने के बाद रोनी फिर से पीछे से बोलता है कि चिंटू मोटरसाइकिल रोक, मेरे को फिर से जाना है वॉशरूम। चिंटू बोलता है कि भाई अभी जो हमने पीछे किया था उसके बाद से तो हमने पानी भी नहीं पिया, फिर तुझे कैसे सुसु आ रहा है। पर ये बात सुन के रोनी और ज्यादा भड़क गया। वो बोलता है कि भाई तू मोटरसाइकिल रोक, मुझे जाना है, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा बाइक से। अब चिंटू ना यहाँ पर मोटरसाइकिल रोकना नहीं चाहता था क्योंकि जो अभी इसने फोटो देखा और जो आवाजें सुनी इसके बाद से इसके दिमाग में था कि यार मैं जल्दी से जल्दी बस कोरापुट पहुंच जाऊं। पर रोनी ने यहाँ पे अलग ही रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो चिंटू को एकदम फोर्स करने लगा कि भाई तू रोक गाड़ी, और पीछे से ना चिंटू के कंधे को बहुत जोर से दबाने लगता है। अब रोनी की ये हरकत देख के चिंटू ने मोटरसाइकिल साइड में रोक दिया। रोनी यहाँ पर चिंटू पे एकदम गुस्से में गाली देते हुए बाइक से नीचे उतरता है और मोटरसाइकिल के थोड़ा सा पीछे जाके वहीं जंगल के साइड पर यूरिनेट करने लगता है। करीब 1.5 मिनट तक वो सुसु करते रहा तो चिंटू फिर आवाज देता है कि अबे कितना सुसु करेगा,
चल जल्दी। पर उधर से रोनी का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर चिंटू 5-7 सेकंड के बाद उसकी तरफ देखता है और इस बार ना उसे चिल्ला के बोला कि अरे रोनी, चलना है कि नहीं घर। और चिंटू को समझ में आया कि वो तो इसकी आवाज ही नहीं सुन रहा है। चिंटू यहाँ गुस्से में जाता है रोनी के पास और उसके करीब जाके बोलता है कि रोनी भाई चल, घर जाना अपने को, ऐसे क्या खड़े होकर देख रहा है जंगल की तरफ। और जैसे ही चिंटू ने ये बात बोली ना, रोनी एकदम जोर से चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागने लगता है। ये देख के चिंटू एकदम घबरा गया। ये रोनी के पीछे पीछे थोड़ा सा अंदर गया जंगल के, पर कोहरा होने की वजह से इसे बहुत क्लियरली चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये फ्लैशलाइट ऑन करके वहीं आसपास ढूंढने लगा, पर रोनी इसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। चिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये थोड़ी सी हिम्मत करके जंगल के और अंदर जाता है और जब चिंटू थोड़ा सा और अंदर गया ना, तो इसने पाया कि भाई रोनी वहीं पर एक पेड़ के पास नीचे बैठा हुआ है। उसके सामने 2 औरतें भी थी और ऐसा लग रहा था कि वो तीनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज चिंटू के कान तक आ रही है। अब उस कोहरे में चिंटू ने उन औरतों का चेहरा बहुत क्लियर तो नहीं देखा, पर वो मंजर देख के ना ये बहुत ज्यादा डर गया अंदर से। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आगे जाऊं मैं, रोनी को लेके आऊं अपने साथ, या क्या करूं। और इसी पैनिक सिचुएशन में वो डिसाइड करता है कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा। ये दौड़ के वापस अपने मोटरसाइकिल के पास आता है और जब ये मोटरसाइकिल के पास वापस आया तो पाता है कि रोनी वही मोटरसाइकिल का एक हैंडल पकड़ के चिंटू की राह देख रहा था। ये नजारा देख के उस सर्द रात में चिंटू के सर से टप 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 पसीना गिर रहा है। अब इसे लगा कि मैं रोनी को बताऊं या नहीं बताऊं कि मैंने अभी जंगल में क्या देखा है, और ये सोचता है कि नहीं यार अभी नहीं बताते हैं, ये भी बहुत पैनिक करेगा। ये रोनी के पास जाता है और बोलता है कि भाई जल्दी बैठ मोटरसाइकिल पे। और चिंटू फिर वहां से मोटरसाइकिल तेजी से भगाने लगा। कोहरा तो सामने था, पर जो चीजें अभी इसने विटनेस की ना, इससे इसका दिमाग एक तरीके से एकदम ब्लैंक हो गया था। ये बस मोटरसाइकिल का थ्रॉटल दे के उसे भगाया जा रहा है। चल 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 चल। अभी उस स्पॉट से निकले हुए इनको 3-4 मिनट हुए थे कि पीछे से रोनी बोलता है कि चिंटू, रात बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग को आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रोक देना मोटरसाइकिल। चिंटू धीरे से बोलता है पागल है क्या भाई, यहाँ पे इतना अंधेरा में जंगल के बीच में मोटरसाइकिल क्यों रोकूं मैं। तब रोनी इसके कान के एकदम करीब आके बोलता है कि भाई मेरा कुछ जान पहचान का लोग यहाँ पर रहता है, आज रात को हम उनके ही पास रुक जाएंगे, मोटरसाइकिल रोक दे। जैसे ही भाई चिंटू ने ये बात सुनी उसके एकदम होश उड़ गए। चिंटू बताते हैं कि मैं ना उस समय एकदम फ्रीज हो गया था। मैं चाहता था कि बस उसकी बात को इग्नोर करूं, उसका कोई रिप्लाई ना दूं, क्योंकि अगर मैं उसके साथ कन्वर्सेशन में एंगेज होता तो शायद ये कहानी बताने के लिए मैं जिंदा ही नहीं होता। वो लगातार बोले जा रहा था पीछे से कि चिंटू मोटरसाइकिल रोक देना, आज हम उधर ही अंदर चल के रुकेंगे। यहाँ पर जब चिंटू ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया तो पीछे बैठा रोनी भी एकदम चुप हो जाता है, पर ये चुप्पी ज्यादा देर टिकती नहीं है। चिंटू बताते हैं कि रोनी आगे 7-8 मिनट तक तो चुप रहा एकदम, पर फिर ना वो पीछे बैठ के कुछ बड़बड़ाना स्टार्ट करता है और इस टाइम पर रोनी किसी ट्राइबल लैंग्वेज में बात कर रहा था। चिंटू को ऐसा लग रहा था कि रोनी उस ट्राइबल लैंग्वेज में किसी से बात कर रहा है, पर वो क्या बोल रहा था इसे कुछ भी समझ नहीं आया। करीब 40-50 सेकंड उस ट्राइबल लैंग्वेज में बात करने के बाद रोनी पीछे एकदम चुप हो जाता है, साइलेंट एकदम। चिंटू बताते हैं कि भैया मैं यहाँ पर गाड़ी चलाते चलाते अंदर ही अंदर रो रहा था, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रोनी से पीछे बात करूं। और कुछ मिनट साइलेंट रहने के बाद रोनी पीछे से एकदम सॉफ्ट टोन में बोलता है चिंटू से कि भाई वो देखना, रोड की साइड में नीलाद्री और कुन्नी खड़े हैं। चिंटू ने घबराते हुए बोला कि कौन? तो इस पर रोनी फिर से बोलता है कि अरे चिंटू गाड़ी रोकना, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? इस टाइम पर इस रास्ते पर तो मोटरसाइकिल चला रहा है। अब जैसे ही रोनी ने ये बात कंप्लीट की, उसके 3-4 मीटर चलने के बाद ही चिंटू को रोड के साइड में 2 औरतें खड़ी हुई दिखाई देती हैं। थोड़ा सा और आगे गया चिंटू तो इसे समझ में आया कि ये वही औरतें हैं जो इसे पीछे जंगल में दिखाई दी थी, पर यहाँ पर चिंटू सिर्फ उनके कपड़े और बॉडी स्ट्रक्चर से ही अंदाजा लगा पा रहा था। फेस यहाँ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा इसे। चिंटू उस कोहरे में गाड़ी बढ़ाते हुए एकदम उनके पैरेलल पहुंच जाता है और भाई इसने पाया कि जो उनका फेस है ना, वो एकदम ब्लर्ड हो रखा है, जैसे पेंसिल से कोई पेंटिंग बना के उसे रब कर देते हैं। रब करने के बाद जो धुंधलापन रहता है
वैसा धुंधला फेस उन दोनों औरतों का था। भाई साहब ये मंजर देख के चिंटू की एकदम हालत खराब, ये थर थर कांप रहा है एकदम। और इसने मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत तेज कर दी, और जैसे उसने तेज की ना स्पीड, पीछे से रॉनी बोलता है कि चिंटू भाई गाड़ी रोकना, मेरे जान पहचान का लोग रहता है, वो लोग बुला रहा है, वहीं पे चलते हैं ना, आज रात को वहीं रुकेंगे। पर चिंटू ने गाड़ी रोका नहीं। बार बार रॉनी पीछे से यही बोल रहा था कि वो लोग बुला रहे हैं चिंटू, गाड़ी घुमा चिंटू, वो लोग बुला रहे हैं। पर चिंटू ने भाई साहब गाड़ी नहीं रोकी। अब जब उसने गाड़ी नहीं रोकी ना, तो रॉनी पीछे से चिंटू को गाली देने लगा। और इस समय जब वो गाली दे रहा था तो चिंटू बताते हैं कि वो 2 लोगों की आवाज थी। गाली देते हुए रॉनी ने जो बैग डाला हुआ था, उस बैग के बेल्ट से चिंटू के गले को चोक करने लगा। चोक करते हुए बार बार बोला था कि गाड़ी घुमा चिंटू, गाड़ी घुमा, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे, गाड़ी घुमा जल्दी। चिंटू माना नहीं, उसने और ज्यादा तेज से चोक करने लगा गले को। और इसी चक्कर में चिंटू की मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो जाती है, और डिसबैलेंस होने के साथ ही ये दोनों वहीं रोड पे गिर जाते हैं। चिंटू अब वहां से उठा और सीधा उस रास्ते पर भागने लगा। रॉनी वहीं जमीन पर पड़ा है, गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। और करीब 70-80 मीटर उस रास्ते पर भागने के बाद चिंटू ने देखा कि 2 आदमी जिनकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो कंधे पे एक बोरी लेके इसकी तरफ ही आ रहे थे। जब चिंटू उनके करीब पहुंचा तो पता चला कि वो यहीं पास के ट्राइबल लोग हैं। उन्होंने पूछा चिंटू से कि क्या हो गया, इस रास्ते पर ऐसे क्यों भाग रहे हो। तब चिंटू उनको बताता है कि मेरा दोस्त वहां पीछे जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको कुछ हो गया है, चलिए ना उसको बचा लीजिए आप। अब चिंटू की वो बात सुन के ये लोग भागते हुए रॉनी के पास आते हैं, और इन्होंने पाया कि रॉनी एकदम अनकॉन्शियस होके जमीन पर पड़ा हुआ है। चिंटू अपने बैग से पानी निकाल के रॉनी के मुंह के ऊपर डालता है। अब जैसे ही मुंह पर पानी पड़ा, रॉनी उठता है। रॉनी के लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रॉनी कराते हुए खड़ा होता है। तब उन दोनों आदमियों ने पूछा कि क्या हो गया था। तब चिंटू ने बोला कि ये पीछे से मेरा गला दबा रहा था बेल्ट से, और इसी चक्कर में मेरा बाइक डिसबैलेंस हुआ और हम लोग गिर गए। अब ये सुन के रॉनी इसकी ओर देखते हुए बोलता है कि भाई क्या बोल रहा है तू, मैंने कब बेल्ट से तेरा गला दबाया। ये सुन के उन दोनों आदमियों ने बोला कि तुम दोनों ने माल वाल मारा हुआ है क्या, ये सब क्या बकवास कर रहे हो। इस पर चिंटू बोलता है कि नहीं नोना, माल वाल नहीं मारे, हम लोग सच में गिर गए थे। अब नोना यहाँ पर एल्डरली लोगों को बोलते हैं ओडिया में। अब चिंटू और रॉनी ने वहीं उन दोनों लोगों के साथ थोड़ी देर इंतजार किया। जब हल्की सुबह हुई तब ये लोग वापस अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं, और 6:30 बजे सुबह में ये लोग पहुंच जाते हैं कोरापुट। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। ये दोनों जब कोरापुट पहुंचे तो रॉनी एकदम नॉर्मल था। चिंटू ने भी सोचा कि यार अगर मैं इसको ये सारी बात बताऊंगा तो ये झूठ मूठ का पैनिक करेगा। और रॉनी को भी सब कुछ याद नहीं था, बस इसे इतना भी याद आ रहा था कि ये लोग गिर गए थे बाइक से। तब चिंटू सोचता है कि यार चलो हम ये रात वाली बात ना डिस्कस नहीं करेंगे, और ये अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। पर कोरापुट वापस आने के 1 वीक के बाद से ही ना, चिंटू ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि भाई रॉनी का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। वो इसका कॉल रिसीव नहीं करता। चिंटू कभी उसके घर जाता तो ये बात भी नहीं करता उससे। ऐसे कहीं बाहर मिल गया रास्ते में तो रॉनी ऐसा बिहेव करता है कि वो चिंटू को जानता ही नहीं है। अब इसके कुछ दिन के बाद रॉनी की मम्मी का फोन जाता है चिंटू को। बोलते हैं कि बेटा रॉनी की तबीयत एकदम ठीक नहीं है, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए। वो एकदम पागल जैसा हो गया, उल्टी उल्टी भी कर रहा है। तब चिंटू पहुंचता है हॉस्पिटल, और जब ये हॉस्पिटल पहुंचा तो इसने देखा कि भाई रॉनी यहाँ पर एकदम कमजोर हो रखा है। आंख उसका एकदम अंदर जा रखा है और आसपास एकदम काले घेरे पड़ चुके थे। अब रॉनी की ये हालत देख के चिंटू को लगा कि यार कहीं मैं वो रात वाली बात छुपा के गलती तो नहीं कर रहा हूँ। और इसने फिर रॉनी के पापा को सारी बातें बता दी। जैसे ही रॉनी के पापा को वो बात पता चली, ये चिंटू पर चिल्लाते हैं और फिर डॉक्टर को बोला कि बेटे को मेरे डिस्चार्ज कर दीजिए। रॉनी एक क्रिश्चियन था, उसके पापा उसे लेके सीधा चर्च पहुंचते हैं। वहां पर जो पादरी थे उन्होंने रॉनी के सर पर ऐसे तेल लगाया और बोला कि इसे लेके सीधा घर जाओ और इसका प्रेयर चालू रखना। रॉनी की फैमिली ऐसे ही करती है और कुछ दिन के बाद ही रॉनी एकदम पहले ऐसा नॉर्मल हो जाता है। पर चिंटू के मन में अभी भी ये था कि यार क्या हुआ था उस रात, कौन थे वो लोग जिससे हमारा एनकाउंटर हुआ था। तो जैसे मैंने बताया था कि उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पे ही था, ज्यादा दूर भी नहीं, 140 किलोमीटर सिर्फ था अराकू वहां से। तो ये ऐसे ही अकेले एक दिन अराकू की तरफ जाता है राइड करते हुए। अब प्रॉपर अराकू नहीं पहुंचता है, पर उससे 50 किलोमीटर पहले कुछ ट्राइबल विलेजेस थे, वहां पर रुक के ये बात करने लगा। उस जगह पर चिंटू को पता चला कि वो जो जंगल है ना, उसके अंदर बहुत सारे ट्राइबल लोग मरे हैं और उनमें से कईयों का अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। उन्हीं की स्पिरिट उस जगह पर भटकते रहती है। अगर उस दिन चिंटू मोटरसाइकिल टर्न कर लेता ना, तो वो स्पिरिट्स इन दोनों को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चली जाती। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और